Topic of your friction is angle of repose. We'll see what is angle of repose actually. Suppose let us consider we have an inclined surface. See, we have a inclined surface here. Let us place a mass here. Let us tell this mass m. Okay. Okay. Let me draw this diagram a little bit below. Actually, there should be a larger diagram. I think. Okay. Now it's okay. Okay. See, this is your m. You know that there will be a force of weight, and that will be equal to your mg, and that is always your vertically downward. Okay. So now let us consider this inclined angle is theta. Let us consider that. Okay. So how you draw the normal reaction? Just make a 90 degree to the surface. So this could be your normal reaction, and I will indicate this normal reaction as m. Okay. So now I will extend this. See, I will extend this normal reaction like this. Okay. I will just extend this normal reaction parallelly towards this direction. So can you tell me that what could be this angle? ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? अच्छा चलो देखो, यहाँ थोड़ा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है? अगर ये तुम्हारा थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का तुम्हारा अगर तीनों एंगल तुम मिलाओगे तो वो 180 डिग्री आना चाहिए. तो ये अगर थीटा हो गया और ये वाला जो अगर 90 डिग्री हो गया, ये इमेजिनरी ट्रायंगल आप इसे बना रहे हैं. जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाना कोई जरूरत नहीं है वहां से. मतलब तुम जब एक्चुअल में इसका इंटरप्रिटेशन करोगे ना, तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये कंपोनेंट कैसे आएगा उसके लिए हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ, जो कि ये एंगल अगर थीटा हो गया और ये अगर 90 हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा कितना पता है? 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला. अभी देखो ये पूरा एंगल 90 है वापस. मतलब इसको अगर तुम पैरेलली ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये तो पूरा एंगल 90 तो बन जाएगा ना. तो ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला हो जाएगा ऑटोमेटिक थीटा. तो अब तुम पूछोगे कि इसकी जरूरत ही क्या थी? हाँ, इसका जरूरत ये था कि ये वाला जो लाइन है ना, इसको एक कंपोनेंट बनाएंगे हम, mg का एक कंपोनेंट बनाएंगे, और ये कंपोनेंट बनाने के लिए हमें ये एंगल चाहिए ही चाहिए, कंपल्सरी ये चाहिए ये एंगल. तो तुम डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो कि अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा बन जाएगा. और वो थीटा कैसे आया, वो दो राइट एंगल की हेल्प से मैंने यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया. ओके. तो अभी होगा क्या, ये वाला है तुम्हारा mg, और इसको लग के ये जो एंगल है वो है थीटा. तो ये वाला कंपोनेंट मैं लिख सकता हूं mg cos थीटा, क्योंकि पहले से तुम्हें पता है एंगल के साथ जो भी वेक्टर तुम्हारा जुड़ा होगा, वो एंगल के साथ जो भी कंपोनेंट बनाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा cos कंपोनेंट. और cos कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो रहेगा, मतलब तुम्हारा cos कंपोनेंट से जो 90 डिग्री में है वो बन जाएगा तुम्हारा sin कंपोनेंट. ओके. सो mg cos थीटा का जो 90 डिग्री वाला डायरेक्शन है वो ये है. इसको पहले भी यहां पे बना ऐसा. अभी ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा बन जाएगा mg sin थीटा. ओके. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो, पहले से हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है, और वो इंक्लाइन सरफेस तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में है. वो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक मास है m,
अगर यहाँ पे एक मास m है तो अर्थ इसे खींच रहा है mg फोर्स से, जो कि एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इंक्लाइन सरफेस तो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों तो पहले तुम बना लोगे, ये तुम्हारा पहला काम। तुम्हारा तीसरा काम ये है कि ये एंगल थीटा को रेस्पेक्ट में लेके ये एंगल थीटा वापस मैच करा दो। अगर तुम मैच करने में सक्सेस हो गए तो तुम्हें दो कंपोनेंट मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा ये जो mg है एक कंपोनेंट ये वाला मिल जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा, और उसके 90 डिग्री में जो है वो मिल जाएगा तुम्हें mg sin थीटा। तो एक बार अगर ये जो कंपोनेंट ही तुम्हें मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये बीच वाला का कोई काम नहीं है, तो ये बीच को हम हटा देते हैं। तो यहां से मैं फिर से रिड्रॉ करना चाहूंगा, देखो ओके। तो ऊपर है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे है तुम्हारा mg cos थीटा, और यहां पे एग्जैक्टली तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो है तुम्हारा mg sin। ओके, क्या यहां तक क्लियर हुआ? मतलब ये डायग्राम को बिल्कुल ही हमने शॉर्टकट बना लिया है। ओके, तो यहां पे लगभग हमें तीन फोर्स दिख रहे हैं। एक दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा दिख रहा है तुम्हारा mg cos थीटा, और तीसरा वाला जो दिख रहा है वो है तुम्हारा mg sin थीटा। ओके, चलो यहां पे थोड़ा थोड़ा और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है और ये जो तुम्हें पता है। मान लो मेरे पास कुछ अरेंजमेंट है कि मैं एक इंक्लाइन को बढ़ा सकता हूं, और तुम अभी मान के चलो कि ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी जो है ना ये रेस्ट में है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। अगर तुम ये इंक्लाइन को बढ़ाते जाओगे, मतलब अगर तुम थीटा को इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली एक ऐसा जगह आएगा जहां पे ये बॉडी नीचे गिरना शुरू होगा। ये बॉडी चाहती है कि मैं कैसे नीचे गिर जाऊं, ये तो होगा ही डेफिनेटली। मान लो तुम्हारा इंक्लाइन सरफेस ऐसा है, यहाँ पे एक बॉडी ऐसा है, तो अभी मान लो ये कहीं से मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं ये हाथ को ऐसे 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 ऊपर उठाऊंगा तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पेन गिरना शुरू हो जाएगा, राइट? ये तुम्हारा एक बेसिक एनालिसिस है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो अगर मैं थीटा को यहाँ पे इंक्रीज करूंगा तो एक ऐसा जगह आएगा जहां पे ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो तुम्हें पता है बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट हमेशा फ्रिक्शन आ जाता है, राइट? सो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बॉडी जब भी नीचे मूव करना शुरू कर देगा फ्रिक्शन लग जाएगा ऑपोजिट। अगर बॉडी मूव कर रहा है जो फ्रिक्शन लगेगा हम उसको बोलेंगे कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी जब तक रेस्ट में था तुम बोल सकते हो उसी टाइम क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था। लेकिन बॉडी जब मूव करना शुरू कर दिया तो तुम बोल सकते हो कि उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो हो गया तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बॉडी को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तुम्हारा आंसर होगा mg sin। तुम्हारा आंसर होना चाहिए mg sin। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा थोड़ा कि ये जो mg sin थीटा है, दिस component is responsible for component any entity is responsible to make the body slide। तो यहां तक नोट करो, वापस इसको मिटाएंगे। एंगल ऑफ रिपोर्स का डेफिनेशन भी यहां से हम क्या है वो थोड़ा ट्राई करेंगे समझने के लिए। थोड़ा यहां तक नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया? चलो थोड़ा एंगल ऑफ रिपोर्ट का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर वो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। Angle of repose is that angle in an inclined surface where the body is just about to slide. ये जो एंगल ऑफ सिंबल रिपोर्ट का हम सिंबल लेंगे, थीटा लिख लो, उसके नीचे आर लिख लो, वो हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोर्ट। सो एंगल ऑफ रिपोर्ट इज दैट एंगल इन एन इंक्लाइंड सरफेस वेयर द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, और एक दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते इसका, और जैसे करके लिख लो, इट इज द मैक्सिमम एंगल of an inclined surface। ये वर्ड कभी भी मत भूलना, inclined surface where the body is at rest। Beyond this angle, मतलब अगर वो एंगल से तुम ज्यादा कर दोगे, बियॉन्ड दिस एंगल द बॉडी just start to slide, just start to slide। ओके, तो थोड़ा लिख लो इसको, फिर से ड्राइंग बना के थोड़ा एनालिसिस करेंगे। पहले ये स्टेटमेंट लिख लो। So angle of repose is that angle in an inclined surface where the body is just about to slide, और इसका जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, it is the maximum angle of an inclined surface where the body is at rest। Beyond this angle the body just start to slide। okay, हो गया। चलो
तरफ लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन। ओके, अच्छा चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन थोड़ा सोचते हैं। बॉडी ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना तो नीचे मूव कर रहा है, मतलब तुम्हारा m जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। राइट? अच्छा मान लो अभी ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब ना तो बॉडी नीचे गिर रहा है, ओके, अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो मतलब ये रेस्ट में है। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन इक्वल टू, अच्छा चलो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू उठाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू तुम्हें पता है कितना, mg cos थीटा। तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो भी फ्रिक्शन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा म्यू मल्टीप्लाइड बाई mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला तुम्हें वैसे भी पता है, इट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन जो भी होगा तुम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें तुम्हारा फ्रिक्शन मिल जाएगा। ओके, अच्छा तो कंडीशन क्या है, अगर तुम्हारा थीटा एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो बॉडी रेस्ट में, मतलब ये मान लो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इस सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज है 45 डिग्री मान के चलो, और पहले से तुम्हारा बॉडी है 30 डिग्री एंगल में, तो क्या ये 30 डिग्री 45 से छोटा है, और कंडीशंस क्या बोल रहा है, तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज ही वो एंगल है जो कि ये बॉडी को मोशन करवाएगा। अगर तुम्हारे एग्जिस्टिंग सरफेस एंगल का वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, इसका मतलब है बॉडी तुम्हारा रेस्ट में है। ओके, तो जस्ट स्लाइड होने के लिए मिनिमम तुम्हारा थीटा को एंगल ऑफ रिपोज के साथ बराबर होना पड़ेगा। तो ये वाला जो केस है ये जस्ट स्लाइडिंग वाला केस है ना, और जब ये जस्ट स्लाइडिंग वाला केस होगा तुम्हें पता होगा वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। ओके, और यहां पे कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। और इसी टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यहां पे अप्लाइड फोर्स कौन है, mg sin थीटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है, ये सब लिख लो। ये वाले केस में मैं फिर से बताऊंगा, अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग एंगल सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हुआ तो तुम्हारा बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है उसी टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा हम उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है, जी बिल्कुल नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं, वो हमेशा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए उसे बोला जाता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो तुम्हारा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कौन है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है तुम्हारा mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा ही वो फोर्स है जो कि ये बॉडी को नीचे गिराने के लिए रिस्पांसिबल है। ये गया पहला। दूसरी पार्ट पे आओ, अगर कभी तुम्हारा एग्जिस्टिंग एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज के साथ बराबर हो गया तो तुम मान के चलोगे कि बॉडी जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, क्या वो रेस्ट वाला केस है, नहीं, ये जो केस है ये है जस्ट स्लाइडिंग वाला, मतलब बॉडी अभी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी टाइम जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे μs * n। ये μs यहां पे क्या है, μs यहां पे है कोएफिशिएंट ऑफ योर स्टैटिक फ्रिक्शन। देन क्या तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन पता है, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन हमें पता ही है, और उसका फॉर्मूला है mg cos थीटा। चलो ये mg cos थीटा मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं, तो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा μs * mg cos थीटा। ये कौन सा वाला कंडीशन है, जब तुम्हारा एग्जिस्टिंग एंगल ऑफ रिपोज के साथ बराबर हो जाएगा, तब तुम क्या बोलोगे कि मेरा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हो जाएगा μs * mg cos थीटा। चलो इतना नोट करो,
फिर उसका लास्ट केस देखते हैं। अगर तुम्हारा थीटा थीटा आर से बड़ा हो गया तो वो कौन सा वाला फ्रिक्शन का केस होगा, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं तीसरा वाला केस लिख लेता हूं। जो तीसरा वाला केस है तुम्हारा, अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग एंगल कभी भी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। और तुम्हें पता है अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो वहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्या तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पता है? जी हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू के इनटू mg cos। ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा बॉडी पे? जब तुम्हारा एग्जिस्टिंग एंगल थीटा इज ग्रेटर देन थीटा। ये तीनों कंडीशन हम शायद तुम्हें बिट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। थीटा अगर थीटा के बराबर हो गया तो क्या होगा, थीटा अगर थीटा आर से लेसर देन हुआ तो क्या होगा, थीटा अगर थीटा आर से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा। ये तीनों कंडीशन तुम्हें याद करना पड़ेगा। ओके, चलो इसका कुछ सवाल करते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी डेवलप होगा इसके ऊपर। ओके, तो एक सवाल करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू तो निकालेंगे ना। ओके, चलो कैसे निकालेंगे? भाई सिंपल सा डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे है तुम्हारा बॉडी m, ये वाला कंपोनेंट कितना mg cos थीटा, और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया तुम्हारा mg sin थीटा, और इधर लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन जब भी मूव होगा। और तुम्हें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया है तुम्हारा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स है F, ये वाला जो है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम क्या निकाल लेते हैं? म्यू इनटू mg cos थीटा। ओके, मान लो बॉडी अभी रेस्ट में है, तो अगर बॉडी रेस्ट में है क्या तुम्हारा फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा? सो आल्सो यू कैन राइट F इक्वल टू mg sin थीटा। कब? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है तो दोनों साइड बराबर है ना, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स, ये तुमने न्यूटन लॉ में देखा होगा। अगर फ्रिक्शन इक्वल टू इतना, फ्रिक्शन इक्वल टू इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लो, म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। यहां से mg से mg कैंसिल हो गया, तुम्हारा म्यू बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये सब हम डिस्कशन कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज के लिए। मतलब जब तुम्हारा ये वाला जो एंगल, तुम एंगल ऑफ रिपोज अगर उसको बोलना चाहोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये सब r से रिप्लेस करना, ये सब r में रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है एंगल। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू tan इनवर्स
म्यू। चलो नोट करो, ये एक सवाल हो गया तुम्हारा। ओके, दोनों चाहो तो इसको भी बॉक्स बना दो, हाँ दोनों को ही बॉक्स बना दो, दोनों को सेम चीज है। तो सवाल करेंगे, हाँ और एक सवाल करेंगे। देखिए इंक्लाइन सरफेस है 30 डिग्री एंगल का, जिसके ऊपर एक मास है m। ओके, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री, then find out acceleration of the body। ये है तुम्हारा सवाल। सवाल में ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल 30 डिग्री है, मतलब एग्जिस्टिंग एंगल दे दिया है तुम्हें 30 डिग्री, और तुम्हें बोल दिया है जो कि तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज है वो है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो क्या होगा। क्या होगा आंसर कोई बता सकता है? कंडीशन याद करो, कंडीशन से याद करो। क्या तुम्हारा थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज है 45 डिग्री और तुम्हारा थीटा है 30 डिग्री। तो कोई याद कर सकता है क्या ये कौन सा वाला कंडीशन है? ये है रेस्ट वाला कंडीशन। बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। रेस्ट कर रहा है मतलब कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है कोई बता सकता है क्या? mg sin थीटा है, mg sin। ओके, बॉडी रेस्ट में है तो आप पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? 0। जो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है वो उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? तो उसका एक्सेलरेशन है कितना? 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। ओके, चलो नोट करो ये सवाल, फिर दूसरे सवाल को चलेंगे। दूसरा सवाल और एक क्वेश्चन दे दिया तुमने, ड्राइंग ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। एग्जिस्टिंग एंगल इंक्लाइन एंगल दे दिया है 45 डिग्री। यहां पे दिया है तुम्हारा जो एंगल ऑफ रिपोज है ना वो है तुम्हारा 37 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड वेदर द बॉडी is at rest और मोशन। बॉडी मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है? अगर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है निकालो, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है निकालो। दो सवाल पूछा है। तो पहले क्या देखना है? पहले तुम्हें कंडीशन देखना है उसका एग्जिस्टिंग एंगल क्या है। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंगल क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या तुम्हें एंगल ऑफ रिपोज दिया गया है क्वेश्चन में? बिल्कुल, एंगल ऑफ रिपोज तुम्हें दिया गया है 37 डिग्री। क्या एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ एग्जिस्टिंग से छोटा है? जी। तो तुम लिख सकते हो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा। ये कौन सा वाला कंडीशन है? बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, बॉडी अभी मोशन ही कर रहा है, बॉडी इज इन मोशन। तो एक सवाल का आंसर आ गया। एक सवाल का आंसर तुम्हारा बन गया कि बॉडी मोशन में है। ये तो यहां से पता चल गया कि बॉडी तो रेस्ट पे नहीं है, तो एक आंसर आ गया। बाकी पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए दो कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा mg sin थीटा और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा mg राइट। ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी ये वाला हो जाएगा म्यू mg cos थीटा,
ये वाला हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और ये वाला हो जाएगा हमारा mg cos थीटा। ना तो बॉडी इधर जा रहा है ना तो बॉडी इधर जा रहा है, मतलब तुम्हारा m किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। cos थीटा का वैल्यू तुम्हें गिवन है mg 1/√2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि cos 45 का वैल्यू है तुम्हारा 1/√2। ओके, तो चलो यहां से तुम वैल्यू पुट करो, फ्रिक्शन का वैल्यू है यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी मोशन में ये हो जाएगा म्यू के mg/√2, ऐसे लिख सकता हूं क्या। ओके, बॉडी अगर मूव कर रहा है नीचे कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कहां पे, ये मिटा रहा हूं ना, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम डालेंगे F net इक्वल टू ma, F net इक्वल टू ma। सो F net यहां पे कितना, ये वाला फोर्स बड़ा है तो इसको डालो mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30, या फिर डायरेक्ट रूट टू ही डालो, ये वाला डाल लेंगे इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से तो मास 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 कैंसिल, तीनों मास कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं नीचे लो, देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा g sin, और साइन को रखेंगे 1/√2 रख लेंगे क्या डायरेक्ट, अच्छा रहेगा ना। सॉरी एंगल कितना ले रहे हैं हम, 45 है ये, तो मुझे याद कर दो यार, एंगल गलत डाल दिया, एंगल 45 दिया है क्वेश्चन में यार, ये एंगल 45 दिया है, मैंने 30 डाल दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि √2 आने वाला था, ये कैसे हो गया। अच्छा, sin 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, तो ये हो जाएगा g/√2 माइनस म्यू का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ऐसे डाल दो, g का वैल्यू चाहो तो तुम डाल सकते हो, लेकिन दिया नहीं है तो वेरिएबल टर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा g/√2 और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है, इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो तुम, हां यहां से g/√2 कॉमन निकालो, अंदर रह जाएगा तुम्हारा g/√2, अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर बच जाएगा क्या, तमाम 1 माइनस म्यू के, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का आंसर। ओके, बाकी फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन का आंसर तुम लोग निकाल लोगे ना। फ्रिक्शन का आंसर क्या है, ये फॉर्मूला डालो, म्यू के mg cos 45, तो यहां से कितना आ जाएगा, f के इक्वल टू म्यू के वैल्यू तो नहीं दिया गया है, mg तो वैसे ही रहेगा, cos 45 का वैल्यू है खत्म ना। ओके चलिए भाई, उनको लगा बेटा।